तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि वाकपति मुंज की यहाँ पे 998 ईस्वी में क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रकूट लिखा हुआ ये राष्ट्रकूट नहीं होगा यार, ये चालुक्य होगा। ठीक है, क्या है ये, चालुक्य है, बाय मिस्टेक राष्ट्रकूट लिख गया होगा। ठीक, हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो चालुक्य वंश का तेलप द्वितीय था, ठीक है, ये चालुक्य वंश का राजा था, राष्ट्रकूट का नहीं, चालुक्य का था। ये जो चालुक्य वंश का तेलप द्वितीय था, इसने वाकपति मुंज को गोदावरी नदी के उस पार जब आ गया वो, तो वहाँ पे उसकी मार के हत्या कर दी। अगर हम वाकपति मुंज का कार्यकाल देखें तो ये 998 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और एक बार फिर से क्या हुआ, ये जो तेलप द्वितीय है, चालुक्य वंश का जो साम्राज्य है, ये हमारे इस गोदावरी के पास जितना भी क्षेत्र था परमारों का, ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के पास का जितना भी जो क्षेत्र था परमारों का, उस परमार वंश के क्षेत्र में अब किसका शासन हो गया है, चालुक्य का हो गया है, तेलप द्वितीय का शासनकाल हो गया है। ठीक है, उसका अधिकार हो गया है। अब आगे देखिए, वाकपति की तो मृत्यु हो गई, परंतु उसके शासनकाल में वाकपति ने कौन कौन से काम किए हैं, क्या क्या उसने बनवाया है, ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसने धार में एक मुंज झील के नाम से, मुंज सागर के नाम से इसने एक झील बनवा के रखा हुआ है। ठीक है, मुंज सागर के नाम से धार, और अगर इसको डीप में पढ़ोगे तो मांडू, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, धार जिले में है। यहाँ पे मुंज सागर झील के नाम से इसने एक यहाँ पे निर्माण करवाया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो उज्जैन के बहुत से ऐसे मंदिर हैं। उज्जैन हो गया आपका, ओंकारेश्वर हो गया आपका, ओंकारेश्वर, और भी मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पे इसने बहुत ही खूबसूरत मंदिरों के निर्माण करवाए। इसलिए आप देखेंगे धार में जो मंदिर हैं और ओंकारेश्वर के मंदिर हैं, कुछ उज्जैन के मंदिर हैं, मुंज सागर झील है, इन सभी के निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है वो वाकपति मुंज को दिया जाता है। तो ना सिर्फ ये एक बहुत अच्छा योद्धा था, बल्कि इसने स्थापत्य कला के लेकर भी बहुत अच्छे काम किया है। मंदिरों का निर्माण करवाना, जनता को खुश करने का काम करना, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। जनता प्रजा कभी तभी खुश रहती है जब उनके अकॉर्डिंग, उनकी खुशी के लिए, उनके आधार पे बहुत सारी ऐसे चीज़ों का निर्माण किया जाए जिनका संबंध सीधे जनता से है, प्रजा से है। और मंदिरों का देखना आप, मंदिरों का हो गया, झील, सागर हो गए, रोड हो गए, भवन हो गए, इन सब का जो ताल्लुक़ होता है सीधे सीधे जनता और प्रजा से होता है। इसलिए जब भी ऐसा कोई भी हमारे क्षेत्र का कोई भी लोकल नेता जब इन चीज़ों का निर्माण कराता है तो हम उसको बहुत अच्छा नेता भी मानते हैं। ऐसे ही वाकपति मुंज ने अपने शासनकाल में आप देखेंगे अनेक जगह पे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ इनका साम्राज्य था, उस साम्राज्य में हम देखें तो मुख्य रूप से धार वाला क्षेत्र था, उज्जैन था, और आप देखेंगे खंडवा वाला क्षेत्र हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, हाँ, आप देखेंगे मुंज सागर झील हो गया, मांडू वाला जो क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, मुंज सागर झील का निर्माण कराया जो कि प्रॉपर धार जिले में है। इन सभी चीज़ों का इन्होंने क्या करवाया, यहाँ पे निर्माण कराया वाकपति मुंज ने। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि वाकपति मुंज, चूँकि वाकपति मुंज की तो मृत्यु हो गई है, और वाकपति मुंज के बाद अब इस जो परमार वंश का जो अगला उत्तराधिकारी मिलेगा आपको, वो अगला उत्तराधिकारी कोई पुत्र ना होके इसका वाकपति मुंज का भाई होगा, जिसका नाम होगा सिंधुराज। सिंधुराज अपने शासनकाल में सबसे प्रमुख राजा रहा है, क्योंकि सिंधुराज ने वो काम करके दिखाया था जो कि अच्छे राजा भी नहीं कर सकते थे। आप देखेंगे वाकपति मुंज का जो भाई होता है सिंधुराज, ये परमार वंश का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। सिंधुराज ने अपने शासनकाल में क्या किया है, अगर आप देखें तो इसका जो भाई है वाकपति मुंज, जिसको तेलप द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का राजा था, उसने हराया, और हराने के बाद ये जो गोदावरी के पास का जो परमारों का क्षेत्र था उसमें चालुक्यों का राज हो गया था। जब सिंधुराज शासन में आया, जब सिंधुराज इस परमार वंश का उत्तराधिकारी हुआ, तो क्या हुआ आप देखेंगे, इसी तेलप का जो पुत्र था, इस तेलप के पुत्र का नाम था सत्याश्रय। ठीक है, क्या नाम था इस तेलप के पुत्र का, सत्याश्रय। और यहाँ पे वाकपति मुंज का भाई सिंधुराज परमार वंश का शासक हो गया है, और तेलप का पुत्र सत्याश्रय चालुक्य वंश का राजा हो गया है। दोनों चीज़ों को समझना है। जब सिंधुराज यहाँ का शासक हुआ, परमार वंश का शासक हुआ, तब इस सिंधुराज ने ये जो गोदावरी के पास का जो भी क्षेत्र था, जिसे तेलप द्वितीय ने उसके भाई वाकपति मुंज को मार के
हत्या लिया था, जिस पे अधिकार कर लिया था, सिंधुराज ने उसी के समय में जब चालुक्य वंश का राजा सत्याश्रय हुआ उसके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण क्यों किया? क्योंकि उसको अपने भाई मुंज का बदला लेना था। अब वहाँ पे राजा कोई भी हो उससे क्या मतलब, अब वो तो किस्मत की बात थी कि तेलप के बाद उसका जो पुत्र हुआ सत्याश्रय वो चालुक्य वंश का राजा हो गया और यहाँ पे सिंधुराज हो गया। क्योंकि सिंधुराज को उसके भाई मुंज का बदला लेना था। अब जब सिंधुराज शासक हुआ तो तेलप तो मर चुका था, उसका पुत्र वहाँ पे था, तो हमें क्या लेना, हमें तो बदले से बदला लेना है। इसने इसके भाई को मारा तो सिंधुराज ने सत्याश्रय के ऊपर आक्रमण करके सत्याश्रय को मार दिया। और सत्याश्रय को मारने के बाद जितने भी क्षेत्र पे चालुक्यों ने परमार वाला जो क्षेत्र था जिस पे अधिकार करके बैठा हुआ था उसको वापस छीन लिया। तो अब एक बार फिर से जो गोदावरी के पास का जितना भी जो क्षेत्र था वो किसके अधीन आ गया है, अब सिंधुराज के अधीन आ गया है। सबसे प्रमुख अगर आपको सिंधुराज के समय की कोई चीज़ अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी कि इसने चालुक्य वंश के राजा के साथ युद्ध करके, राजा का नाम पूछे तो तेलप द्वितीय का पुत्र सत्याश्रय, उसके साथ युद्ध करके अपने भाई वाकपति मुंज के द्वारा अपने भाई वाकपति मुंज से छीने गए उस क्षेत्र को इसने वापस ले लिया चालुक्यों से, जो कि तेलप द्वितीय ने वाकपति मुंज से छीन लिया था, जो कि परमारों का क्षेत्र था। और एक बार फिर उसी क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया है, सिंधुराज का अधिकार हो गया। सिंधुराज ने अपने शासनकाल में आप देखेंगे धार में एक बहुत ही बड़ी शिवलिंग है, शिवलिंग धार जिले में आप जाएंगे, प्रॉपर धार सिटी जाएंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी शिवलिंग है। उस शिवलिंग का निर्माण भी कराया और उस मंदिर का निर्माण कराया है किसने, सिंधुराज ने। ठीक है, इसके साथ ही इसने अहिलवाड़ा के चालुक्य नरेश के साथ भी इसका युद्ध हुआ। अहिलवाड़ा के चालुक्य नरेश के साथ भी इसने क्या किया है, युद्ध किया है। तो आप देखेंगे इसने अपने शासनकाल में जो दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है, गोदावरी वाला जो क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में इसने सबसे ज़्यादा युद्ध किया है। कुल मिला के परमार वंश को दक्षिण की ओर इसने विस्तार करने का काम किया है और जो भी क्षेत्र परमारों का चालुक्यों द्वारा छीन लिया गया था उस सभी क्षेत्र को इसने एक बार फिर से अपने अधिकार में कर लिया। सिंधुराज के शासनकाल के समय में एक प्रमुख घटना आपको और देखने को मिलेगी। अगर आप ये उत्तर प्रदेश के साइड में और आप चले जाएं तो आपको बिहार का एक क्षेत्र मिलेगा, उस बिहार का एक क्षेत्र मिलेगा आपको बस्तर। बस्तर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। बिहार के अंदर में एक क्षेत्र मिलेगा आपको बस्तर। इस बस्तर में जिस समय सिंधुराज का मालवा में शासन चल रहा था, इस समय यहाँ पे नागवंशियों का शासन था। किनका शासन था, नागवंशी राजाओं का शासन था। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया कि जब नागवंशियों के ऊपर विपदा आई, जब नागवंशियों के ऊपर बड़े बड़े साम्राज्यों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, उस समय सिंधुराज ने ये बस्तर के नागवंशी राजा का सहायता किया। ये बस्तर के नागवंशी राजाओं की इसने क्या किया, मदद किया ताकि वो युद्ध में जीत जाएं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी बड़े राजा ने किसी एक राजा की मदद की है तो उसकी समस्याओं का तो 50% ऑलरेडी सॉल्यूशन हो गया। तो सिंधुराज की मदद से नागवंशी जो कि बस्तर के क्षेत्र में थे उस समय, उस वाले क्षेत्र में नागवंशियों का साम्राज्य भी चलते रहा और सिंधुराज की मदद से चलते रहा। इसी कारण आप देखेंगे कि इसी नागवंशी की एक पुत्री थी जिसका नाम था शशि प्रभा। इन्हीं नागवंशियों की एक पुत्री थी, एक लड़की थी जिसका नाम था शशि प्रभा। इसी शशि प्रभा से सिंधुराज ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। अब ये विवाह इसलिए हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं सिंधुराज ने मदद किया है नागवंशियों की, तो भाई मदद किया है तो स्वाभाविक सी बात है वो जो डिमांड करेगा वो तो मना कर ही नहीं सकते। बाहुबली पिक्चर आपने देखा है कि बाहुबली पिक्चर में बाहुबली जब वो पिंडारियों के आक्रमण के विरुद्ध में देवसेना के साम्राज्य को बचाता है तो आखिरकार वो देवसेना से विवाह करते नहीं करते हैं उसका। सेम टू सेम वही कहानी आप यहाँ देखेंगे कि सिंधुराज ने नागवंशियों के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो इसने उसकी मदद किया और मदद करने के बाद जब ये लोग जीत जात गए, बराबर जीत गए, सब लोगों को भगा भुगू दिया, तो इन्हीं की एक पुत्री थी नागवंशियों की जिसका नाम था शशि प्रभा। उसी शशि प्रभा के साथ सिंधुराज का विवाह भी कर दिया गया। और आप देखेंगे आगे चल के इसी सिंधुराज का जो पुत्र होगा उस पुत्र का नाम होगा राजा भोज, जो कि
परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध, सबसे योग्य, सबसे विद्वान शासक निकला राजा भोज, जिसने वर्ष 1000 से लेके 1055 ईस्वी के बीच में परमार वंश का शासक रहा। मालवा पे इसने शासन किया और अपने शासन में वो काम करके दिखा दिया जिससे तहलका मच गया संपूर्ण भारत में। और आज भी राजा भोज का नाम, मध्य प्रदेश का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पे राजा भोज का नाम जरूर आता है। अब परमार वंश का जो राजा बन गया है वो सिंधुराज का पुत्र राजा भोज परमार वंश का उत्तराधिकारी होके और राजा भी बन गया है राजा भोज। इसका टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं 1000 से लेके 1055 ईसा के बीच में इसने अपना शासनकाल चलाया है राजा भोज ने। राजा भोज आप लोगों ने देखा था जैसे वाक्पति मुंज, योद्धा भी था, उसके साथ विद्वान भी था। सेम उसी प्रकार वाक्पति मुंज मतलब ये जो राजा भोज है अपने चाचा की तरह, चाचा या बड़े पापा कह सकते हैं आप, उसकी तरह ये भी राजा भोज भी एक बहुत योद्धा तो था ही, बहुत बड़ा योद्धा था, साथ में विद्वान भी था। और जब कोई राजा विद्वान होता है, जब कोई राजा खुद कवि के जैसे काम करता है तो आप देखना उसके शासनकाल में बहुत सारे कवियों को संरक्षण भी प्रदान होता है। और ऐसे जितने भी राजा होंगे, आप इन राजाओं के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इन राजाओं ने अपने शासनकाल में युद्ध भले ही कम किए होंगे, परंतु मंदिरों का, मस्जिदों का, स्थापत्य कलाओं का, बहुत सारी मूर्तियों का, ऐसे अलग अलग चीज़ों का इन्होंने निर्माण करवाते हैं ये लोग। तो ऐसे राजाओं से ही आपको ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे जिनका संबंध कल्चर से है, जिनका संबंध स्थापत्य कला से है, वास्तुकला से है। ठीक है, तो उनमें से ही एक राजा आपको मिलेंगे राजा भोज, जो कि मध्य प्रदेश का जो मालवा का परमार वंश है उसके सबसे योग्य शासक, सबसे प्रतापी, सबसे विद्वान शासक आप कह सकते हैं राजा भोज को। क्या किया राजा भोज ने अपने शासनकाल में, ये देख लीजिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे आज हमारे मध्य प्रदेश में जो नगर है, एक बहुत बड़ा नगर है भोपाल नगर, भोपाल शहर। ऐसा कहा जाता है कि इस भोपाल शहर की स्थापना भी किसने की है, राजा भोज ने की है। ठीक है, और इसी भोपाल शहर के पास में आप देखेंगे, इससे थोड़े अंदर में आप देखेंगे एक छोटा सा गांव मिलेगा जिसका नाम है भोजपुर। भोजपुर, ये जो भोजपुर जो शहर है, ये जो भोजपुर नगर है, इस भोजपुर नगर को भी बसाने का काम किया था राजा भोज ने। ठीक, अब ये जो भोजपुर शहर है, यहाँ पे आप देखना भोजपुर जो छोटा सा गांव है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। ऐसा अलग अलग श्रुतियों में आप देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि ये जो शिवलिंग है एक रात में बनवाया गया था, एक रात में। छोटी सी कहानी समझेंगे हम इसकी। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज की पत्नी कहते हैं कि वो उपवास रहती थी, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, और उसी समय राजा भोज भोपाल शहर आए हुए थे। क्योंकि भोपाल शहर तो राजा भोज का ही शहर था। जब वो भोपाल आए और उनकी पत्नी ऑलरेडी उपास थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो उपास हूँ और यहाँ पे एक भी शिव मंदिर नहीं है, मैं पूजा कहाँ करूँगी। इसलिए वो पूजा अधूरी ना रह जाए, इसलिए राजा भोज ने रातों रात एक मंदिर का निर्माण कराया, जिस मंदिर का नाम है भोजपुर का मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है, आप जाके देखेंगे, बहुत बड़ा मंदिर है। इसीलिए इस भोजपुर मंदिर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ, मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है किसे, भोजपुर मंदिर को। ये दो स्थापत्य कला हो गई, भोपाल शहर, भोजपुर शहर, भोजपुर गांव, सोमनाथ का मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर, जहाँ पे भोजपुर का मंदिर है। इसी के आगे आप देखेंगे, इसी भोजपुर में, यही प्रॉपर जो भोजपुर छोटा सा जो क्षेत्र है, इसी भोजपुर में इन्होंने एक बांध का भी निर्माण करवाया। बांध, भोज बांध जिसको बोला जाता है। वर्तमान स्थिति में वो थोड़ा कमज़ोर है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, थोड़ा टूट फूट चुका है। वो क्यों टूट फूट चुका है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसका भी इतिहास से सीधे सीधे संबंध आपको देखने को मिलेगा। जब मुस्लिम शासक हमारे यहाँ आ जाएंगे, वही मुस्लिम शासक राजा भोज द्वारा बनवाए गए जो बांध है, उस बांध को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, पर हम वो आगे देखेंगे। बांध के बारे में समझेंगे आपकी बांध क्या था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो बांध बना हुआ है भोजपुर में, जो राजा भोज द्वारा बांध बनवाया गया है, इस बांध में लगभग 100 से भी ज़्यादा पानी का सोर्स आता था। मतलब यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा जगह से पानी आता था। जैसे एक बड़ा समुद्र हो गया,
उस समुद्र में कितनी सारी नदियाँ आके मिलती हैं। तो नदियाँ ही पानी लाती हैं समुद्र में खुद से पानी तो आता नहीं है, नदियाँ पानी बहा बहा के, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहा बहा के समुद्र में लाके छोड़ती हैं। ऐसे ही ऐसा कहा जाता है कि ऐसे 100 से भी ज़्यादा जल स्रोत थे, 100 से भी ज़्यादा जल आगमन के स्रोत थे, जिन स्रोतों को राजा भोज ने इकट्ठा करके एक ही जगह लाके इकट्ठा कर दिया और वहाँ पे एक बहुत बड़े बांध का निर्माण करा दिया, जिसको भोजपुर में भोज बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आप इसकी आगे की कहानी समझेंगे। इस भोज बांध में जो पानी भरा हुआ होता था, ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज को कोई असाध्य रोग लगा हुआ था। असाध्य रोग मतलब हो सकता है कोई खुजली खाक की बीमारी रही होगी, हो सकता है कुछ ऐसा पंडितों ने बताया होगा कि रोज़ आपको इस पानी से नहाना है तभी आप ठीक रहेंगे, जो भी कह सकते हैं। तो बीमारी आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल आप ये जान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा असाधारण सा असाध्य सा रोग था राजा भोज को, जिसके लिए उन्होंने ये बांध बनवाया था ताकि इसमें रोज़ वो डुबकी लगाएं और डुबकी लगाने से वो क्या हो जाए, उनका रोग खत्म हो जाए। ये जनश्रुतियों में लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है, ऐसी बातें हैं, और इन्हीं बातों को हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने भी माना है। इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि राजा भोज ने बांध क्यों बनवाया था। तो बांध क्यों बनवाया था कि इनको कोई रोग था, असाध्य रोग था। तो इन्होंने जितने भी 100 जगह से जो पानी आ रहा है, 100 जो स्रोत हैं जल मार्ग के, उन सबको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा बांध बनवाया, जिसको भोज बांध कहते हैं। कहाँ बनवाया? भोजपुर में। उस भोजपुर में जो बांध बनवाया गया, उस बांध में राजा भोज डेली डुबकी लगाते थे सुबह शाम समय, ताकि उनको जो असाध्य रोग था वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये बांध बना, और यही बांध आगे चल के आप देखेंगे, आज भी आप जाएंगे भोजपुर वाले शहर क्षेत्र में, तो उस भोजपुर में आपको ये थोड़ा सा टूटा फूटा, थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण टाइप का आपको ये बांध देखने को मिलेगा, पर आज भी है। इन्होंने ये बांध बनवाया। ठीक, और इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया, आपको जैसे मैंने बता चुका हूँ कि चूंकि एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, योद्धा भी था, विद्वान भी था, एक योग्य शासक भी था। और जब ये विद्वान है तो इनके शासनकाल में एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि बहुत सारे कवियों को इन्होंने संरक्षण देके तो रखा रहा होगा, जिनमें से जो प्रमुख कवि हैं, जो राजा भोज के दरबारी कवि थे, जिनका से सवाल एक बार पीएससी ने पूछा भी है लास्ट ईयर, जिनके दरबारी कवि, जिनका प्रमुख नाम था, एक का नाम है धनपाल और एक और इनको कवि मिलेंगे जिसका नाम था उवत। ये राजा भोज के दरबारी कवि थे। धनपाल के बारे में अभी पिछले साल ही पीएससी ने पूछा है कि निम्न में से किस कवि ने या किस दरबारी कवि, राजा भोज के किस दरबारी कवि ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो ये इसका आंसर धनपाल था, जिसने आगे चल के जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। चूँकि उसमें जितने भी जो कवि दिए थे वो तो आप ऑलरेडी समझ ही सकते थे, धनपाल ही उसमें राजा भोज का एक कवि था, तो उसी धनपाल ने आगे चल के जैन धर्म को स्वीकार भी किया था। ये अभी हाल ही में पीएससी ने पूछा ये क्वेश्चन। और एक और कवि इन्हीं के राज दरबार में रहते थे, जिनका नाम था उवत। ठीक है, सॉरी उबत। ये दो कवि इनके साम्राज्य में रहते थे। तो आप इस चीज़ से समझ पा रहे हैं कि राजा भोज ने अपने शासनकाल में ललित कलाओं को, विद्वानों को, कवियों को, इन सभी को संरक्षण प्रदान किया, और संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ स्वयं ने भी बहुत सारी रचनाएं की, क्योंकि स्वयं भी एक कवि थे। और राजा भोज द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई वो प्रमुख भी हैं, आपसे पेपर में पूछी भी जाएंगी। जिनमें से राजा भोज की अगर हम प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, तो एक सबसे प्रमुख रचना आपको मिलेगी राजा भोज की, जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। इसके बाद आप देखेंगे एक और इनकी रचना मिलेगी जिसका नाम है चारुचर्या। और भी इनकी मिलेगी विद्या विनोद, और बहुत सारी कविताएं, जिसमें से मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो सरस्वती कंठाभरण है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारुचर्या, विद्या विनोद, ये जो जितनी भी रचनाएं हैं राजा भोज ने अपने समय में किया है। मैं आपको बता दूं, राजा भोज की टोटल कम से कम 23 रचनाएं हैं। जब राजा भोज के बारे में आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो इनकी 23 रचनाएं हैं, 23 रचनाएं। इन रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। जब साहित्य हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। 23 रचनाएं अगर यहाँ लिखें तो वो आपके इतिहास के लिए जरूरी भी नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको केवल सरस्वती कंठाभरण, चारुचर्या, विद्या विनोद ये आपको पता होना चाहिए। किसकी रचना है ये? राजा भोज की। ठीक, तो स्वयं राजा भोज खुद एक कवि थे, इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य में, अपने शासनकाल में बहुत सारे कवियों को क्या किया, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है। इसके साथ एक और बहुत प्रमुख काम किया है राजा भोज ने।
आप लोग देखेंगे कि धार जिला जो इनका प्रमुख क्षेत्र रहा है, धार नगरी, इसी धार नगरी में इन्होंने एक संस्कृत की पठनशाला बनाया है, संस्कृत की पाठशाला। इसी संस्कृत की पाठशाला को भी क्या कहा जाता है? सरस्वती कंठाभरण कहा जाता है, सरस्वती कंठाभरण। इसलिए सबसे प्रमुख जो इनकी जो रचना होती है वो होती है सरस्वती कंठाभरण। क्यों? क्योंकि राजा भोज ने धार जिले में आप देखेंगे बहुत सारे तो काम किए हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख इन्होंने जो काम किया है वो काम है, एक इन्होंने बहुत बड़ी पाठशाला बनाया है, संस्कृत की पाठशाला, जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण भी रखा गया है। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें तो हुई राजा भोज के समय की, कल्चर की, उनके समय में उन्होंने जो काम किए हैं वो सारी बातें हुई। अब राजा भोज को हम एक योग्य शासक भी कह रहे हैं, एक प्रतापी योद्धा भी कह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ऐसी हम बात कर रहे हैं तो इसने अपने शासनकाल में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ युद्ध किया ही होगा। चलिए अब हम देखते हैं राजा भोज के समय में इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं और किसके किसके साथ इन्होंने युद्ध लड़े हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राजा भोज के जो चाचा का नाम है उसका नाम था वाकपति मुंज, चाचा कह लो या बड़े पापा कह लो। उस वाकपति मुंज को किसने हराया था? तेलबदोती ने हराया था। ठीक है, जो कि चालुक्य नरेश था। इसके साथ ही सिंधुराज ने चालुक्य नरेश तेलबदोती के पुत्र सत्याश्रय को हरा के गोदावरी वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। ये बात भी हुई, परंतु अपने बड़े पापा या चाचा का बदला लेने के लिए राजा भोज ने एक बार और दक्षिण में चालुक्यों के ऊपर और आक्रमण किया। जब राजा भोज ने दक्षिण में चालुक्यों के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय जो चालुक्य नरेश था उस नरेश का नाम था विक्रमादित्य पंचम। मेरे को लिखते नहीं आ रहा है, विक्रमादित्य पंचम इस समय दक्षिण में चालुक्य नरेश था। जब राजा भोज ने दक्षिण में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के ऊपर आक्रमण किया तो घमासान युद्ध के बाद इसने विक्रमादित्य पंचम को क्या कर दिया? युद्ध के मैदान में मौत के घाट उठा दिया, मतलब इसको हत्या कर दी, और इसने अपने चाचा या बड़े पापा की हार का बदला ले लिया। एक बात तो ये हुई। तो स्वाभाविक सी बात है कि दक्षिण के नीचे वाले क्षेत्र में अब राजा भोज ने अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया है। तो जिस क्षेत्र में आज आप जो मालवा को देख रहे हैं ना, मालवा का परमार वंश, ये ना केवल इतने क्षेत्र में था बल्कि दक्षिण में आप चले जाएंगे तो दक्षिण में बहुत सारे क्षेत्र में जहाँ पे चालुक्यों का शासन था, गोदावरी के नीचे तक इन्होंने शासन किया। इसके साथ ही त्रिपुरी वाले क्षेत्र में, गुजरात में आप चले जाएंगे तो गुजरात वाले क्षेत्र में आप देखेंगे वहाँ के चालुक्य नरेश को भी उन्होंने हराया था। एक बार क्या हुआ ये भी देखिए, ये गुजरात वाला क्षेत्र है। इस गुजरात में एक और चालुक्य नरेश था जिसका नाम था सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम, इस सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज के ऊपर आक्रमण किया, मतलब परमारों के ऊपर आक्रमण किया, मालवा के ऊपर आक्रमण किया। शुरुआत में सोमेश्वर प्रथम जीत गया और जीतने के बाद राजा भोज की स्वाभाविक सी बात है हार हो गई, परंतु राजा भोज तो राजा भोज है। राजा भोज ने बहुत समय तक इंतजार नहीं किया और एक बार फिर से राजा भोज ने अपने ही मालवा वाले क्षेत्र में सोमेश्वर प्रथम, जो कि कौन है? चालुक्य नरेश है गुजरात वाला, चालुक्य नरेश है गुजरात वाला, इसके ऊपर एक बार फिर से आक्रमण किया और मालवा को फिर से अपने अधीन कर लिया। ऐसा नहीं है कि भोज हारा नहीं है, भोज को चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने हराया है। और एक बात और आपको बताता हूँ मैं, जो सिंधुराज था, ये जो सिंधुराज था, इस सिंधुराज ने गुजरात के चालुक्यों के साथ भी युद्ध किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसने अहिलवाड़ा वाले चालुक्यों के साथ इसने युद्ध किया था। ठीक है, जब ये सिंधुराज ने अहिलवाड़ा के चालुक्य नरेश के ऊपर आक्रमण किया तो सिंधुराज उस समय हार गया था और अहिलवाड़ा के जो चालुक्य थे वो जीत गए थे। इसी अहिलवाड़ा को राजा भोज ने अहिलवाड़ा के ऊपर युद्ध करके अहिलवाड़ा को लूटने का काम किया। सवाल सीधे सीधे आएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र को राजा भोज ने लूटा? किसे लूटा उसने? अहिलवाड़ा को राजा भोज ने। इसी लूट का बदला लेने के लिए इस सोमेश्वर प्रथम ने धार नगरी पे आक्रमण करके उसको लूट लिया। बात तो यही हुई आखिरकार। देखो, किसी भी राजा ने किसी भी राजा के ऊपर आक्रमण क्यों किया है उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको पता है कि किस राजा ने किस वजह से
किस राजा के ऊपर आक्रमण किया है, तो फिर याद करने वाली बात ही क्या है। चीज़ों को याद रखने के 3 ही तरीके हैं। या तो आपको उसकी पूरी पीछे की कहानी पता हो, तो पूरी कहानी अगर आपको याद है तो आपको चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब आपको हर चीज़ें पता हो। और तीसरी चीज़, आप बार बार उसको रिवाइज करो। तो ही 3 तरीके हैं जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो आपको मैं पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उसके पीछे की पूरी कहानी पता होगी तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो राजा भोज का जो पिता था सिंधुराज, इस सिंधुराज ने अपने शासनकाल में गुजरात के अहिलवाड़ा वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे जो चालुक्य नरेश थे उसके ऊपर आक्रमण किया, परंतु बदकिस्मती से सिंधुराज अहिलवाड़ा के राजाओं से हार गया। हारने के बाद जब राजा भोज मालवा वाले परमार वंश का राजा बना तो इसने अपने पापा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए भी, पापा की हार का बदला लेने के लिए भी इसने अहिलवाड़ा पे आक्रमण कर दिया। और जब इसने अहिलवाड़ा के ऊपर आक्रमण किया तो यहाँ के राजाओं को, यहाँ के शासकों को इसने क्या किया, पराजित किया। और पराजित करने के बाद अहिलवाड़ा को इसने लूटा, वहाँ पे लूट मचा के वापस आ गया। अब चूंकि यहाँ के राजा का भी जो बेटा था उसका नाम था सोमेश्वर प्रथम, उसने तो देखा था कि मेरे अहिलवाड़ा को लूट के गया है, तो इसी चीज़ का बदला लेने के लिए सोमेश्वर प्रथम ने धार के ऊपर आक्रमण किया, मतलब मालवा पे आक्रमण किया। और धार नगरी को लूटने वाला ये शासक था सोमेश्वर प्रथम। राजा भोज की इसमें हार हुई तभी तो उसने धार को लूट लिया और बहुत समय तक धार में इसने क्या किया, अधिकार करके रखा। पर राजा भोज की मृत्यु नहीं हुई थी उसमें। राजा भोज ने बाद में एक बार फिर से अपनी बड़ी सेना को लेके आया और सोमेश्वर प्रथम के ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद एक बार फिर से धार नगरी पे इसने अपना अधिकार कर लिया राजा भोज ने। इसके अलावा राजा भोज के समय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी ये भी देख लीजिए। आप लोगों को पता है कि ये जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आप लोगों ने चंदेल वंश को पढ़ा है। किसे पढ़ा है? चंदेल वंश को। और इस समय राजा भोज के समय में, इस समय यहाँ पे जो शासक है जिसका नाम है विद्याधर, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे खूंखार, सबसे योग्य राजा विद्याधर का शासन उसी समय चल रहा था जिस समय मालवा में, परमार में राजा भोज का शासन चल रहा था। क्योंकि हर राजा को अपने साम्राज्य को विस्तार करना है, एक जंगल में 2 शेर कभी नहीं रह सकते। इसी हिसाब से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 शेर थे, एक था राजा भोज और एक था चंदेल वंश का राजा विद्याधर। तो एक जंगल में 2 शेर कैसे रह सकते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, एक शेर दूसरे शेर के ऊपर आक्रमण करेगा, हमला बोलेगा। तो ये एक शेर ने, किसने? राजा भोज ने दूसरे शेर चंदेल वंश के राजा विद्याधर के ऊपर आक्रमण किया। पर विद्याधर तो विद्याधर ही था। शेरों में भी क्वालिटी होती है, एक खतरनाक शेर होता है, एक हल्का शेर होता है। ठीक है, तो उस समय जो खतरनाक शेर था, भारी भरकम शेर था, वो कौन था? विद्याधर था। तो राजा भोज ने जब बुंदेलखंड वाले चंदेल वंश के राजा विद्याधर के ऊपर आक्रमण किया, तब उस आक्रमण में राजा भोज की पराजय हुई और राजा भोज को वहाँ से भाग के आना पड़ा और विद्याधर जीत गया। विद्याधर को शासन फैलाना नहीं था तो उसने अपने साम्राज्य बुंदेलखंड तक ही सीमित रखा। चंदेल वंश इसलिए आपने देखा था कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही था। और राजा भोज की यहाँ पे हार हुई और वो एक बार फिर से भाग के आ गया। तो राजा भोज अपने जीवन काल में कई युद्ध हारा है, जिसमें से मुख्य युद्ध आप देखेंगे सोमेश्वर प्रथम, जो कि अहिलवाड़ा गुजरात वाला का चालुक्य था, चालुक्य वंशी था। और ऐसे ही चंदेल वंश विद्याधर के साथ भी इन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, अब देखो इसके अलावा राजा भोज ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। आप देखेंगे इस अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाएं, आप भारत के नक्शे में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले ऊपर वाले क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पे आपको एक हिंदू शाही क्षेत्र मिलेगा, हिंदू शाही। इसी हिंदू शाही वाले क्षेत्र में एक राजा का शासन था जिसका नाम था आनंदपाल। इस राजा का नाम था आनंदपाल। आप सब जानते हैं कि जब हमारे देश में राजा भोज के समय से ही आप देखेंगे, जब ये परमार वंश चल रहा है, चंदेल वंश चल रहा है, तो आगे चल के लगभग 1000 ईस्वी के बाद में, हालांकि 712 से ही हमारे यहाँ मुस्लिमों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पर उसके बहुत समय बाद भी आप देखेंगे तो मुस्लिमों के आक्रमण ऊपर वाले क्षेत्र से, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र से लगातार युद्ध होते रहे। और उस समय हिंदू शाही वाले क्षेत्र में, हिंदुकुश पर्वत वाले क्षेत्र में आनंदपाल शाही नाम का एक शासक वहाँ पे शासन कर रहा था। जब महमूद गजनबी ने इस हिंदू शाही शासक आनंदपाल के ऊपर आक्रमण किया, तब उस समय आनंदपाल ने किससे सहायता मांगी? राजा भोज से मांगी।
और राजा भोज ने महमूद गजनवी के विरुद्ध हुए आक्रमण में हिंदू शाही के राजा आनंद पाल को उसने मदद भी की, और मदद करने के बाद वहाँ से महमूद गजनवी को वहाँ से हराने में इन्होंने सफलता भी प्राप्त की। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो हिंदू शाही वाले क्षेत्र का राजा कौन है, आनंद पाल। जब महमूद गजनवी का, ये महमूद थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, महमूद गजनवी का जब वहाँ पे आक्रमण हुआ किसके ऊपर, आनंद पाल के ऊपर, तब राजा भोज ने उस आनंद पाल को सहायता पहुँचाई, मदद पहुँचाई। और इसके बाद एक बात और बता दूं, इसने जो आक्रमण किया था, किसने, महमूद गजनवी ने, लिख देता हूं मैं, महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया, ये टाइम पीरियड था 1008 ईस्वी का, और आगे चल के इसी का पुत्र था, किसका, आनंद पाल शाही का। ये बहुत आगे की कहानी आपको देखने को मिलेगी, जब आनंद पाल शाही का पुत्र भी उस समय युद्ध में था। आगे चल के यही आनंद पाल शाही राजा भोज की नगरी में आके आश्रय लेता है। ठीक है, इसी आनंद पाल शाही का जो पुत्र होता है, जिसका नाम होता है त्रिलोचन पाल, ये जो त्रिलोचन पाल होता है आगे चल के राजा भोज की नगरी में आश्रय आके लेता है। ये जो राजा भोज की नगरी है धार, इस धार में इसी आनंद पाल शाही का बेटा, जिसका नाम था त्रिलोचन पाल, इस त्रिलोचन पाल को राजा भोज अपने साम्राज्य में क्या देते हैं, आश्रय देते हैं। सवाल सीधे सीधे पूछ सकता है आपको कि निम्न में से किसे राजा भोज ने अपने साम्राज्य में आश्रय दिया था, किस शासक को दिया था। आनंद पाल शाही का बेटा जिसका नाम था त्रिलोचन पाल, इसे राजा भोज ने अपने साम्राज्य में आश्रय दिया। तो ऐसे राजा भोज ने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध लड़े, बहुत पराक्रम दिखाया, अलग अलग क्षेत्रों में छोटे बड़े जितने भी युद्ध हो सके सब लड़े, जिसमें से प्रमुख युद्ध हमने देखा विद्याधर का, सोमेश्वर प्रथम का, और एक महमूद गजनवी के समय इन्होंने जो मदद पहुंचाया वो। बाकी तो छोटे मोटे युद्ध इन्होंने बहुत लड़े अपने जीवन काल में। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हुआ। अब एक समय ये जो परमार शासक है राजा भोज इतना प्रसिद्ध होने लगा कि आइट साइड के जितने भी छोटे छोटे राजा थे इन सबको दिक्कत होने लगी। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई शेर बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है, जब उसकी दहाड़ चारों तरफ सुनाई देती है, तो उस समय जंगली कुत्ते वहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे होकर शेर के ऊपर भी आक्रमण कर देते हैं। सेम वही राजा भोज के साथ भी हुआ। आप देखेंगे कि आगे चल के ये जो त्रिपुरी वाला क्षेत्र है, इस त्रिपुरी का जो राजा था, त्रिपुरी में कौन थे इस समय, कलचुरी राजा। कौन थे, कलचुरी राजा। इस कलचुरी राजा का नाम था राजा लक्ष्मीकर्ण। राजा लक्ष्मीकर्ण एक ये हो गया। और एक और चालुक्य नरेश आपको देखने को मिलेगा, ये चालुक्य नरेश का नाम था भीम, राजा भीम। ठीक है, ये दोनों वो राजा थे जिन्होंने एक अपनी संयुक्त सेना का निर्माण किया। चूंकि राजा भोज से अकेले कोई भी राजा नहीं लड़ पा रहा था उस समय, इसलिए चालुक्य नरेश भीम ने, भीम प्रथम कह सकते हैं आप इसको, चालुक्य नरेश भीम प्रथम और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण, इन दोनों ने मिलके एक संयुक्त सेना का निर्माण किया। संयुक्त सेना, स्वाभाविक सी बात है, अगर इसके पास 1000 सैनिक हैं, इसके पास भी 1000 सैनिक हैं, तो टोटल सैनिक कितने हो गए, इनके पास 2000 सैनिक हो गए। और राजा भोज के पास अगर 1500 सैनिक हैं, तो वेटेज किसका बढ़ गया, इनका बढ़ गया। अगर अकेले आक्रमण करते तो भी इसके पास 500 सैनिक ज़्यादा हैं, अकेला आक्रमण करता तो इसके पास 500 ज़्यादा सैनिक हैं। इसलिए 1000 मिला के 2000 बनाए और इन 1500 के ऊपर आक्रमण कर दिए। तो स्वाभाविक सी बात है, तराजू का एक साइड वजन ज़्यादा हो गया। अब इन दोनों ने क्या किया, आगे चल के राजा भोज के चालुक्य दक्षिणी वाले क्षेत्र को किसने घेर लिया, चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने। और इस साइड से पश्चिम वाले क्षेत्र से किसने घेर लिया, कलचुरियों ने घेर लिया, त्रिपुरी के कलचुरियों ने घेर लिया। स्वाभाविक सी बात है, दोनों साइड से घिरा हुआ बंदा कहाँ भागता, क्योंकि अपने पराक्रम के लिए जाना जाने वाला राजा युद्ध भूमि से भाग ही नहीं सकता था। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध में लक्ष्मीकर्ण और भीम प्रथम के साथ, चालुक्य नरेश भीम प्रथम के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते राजा भोज को मृत्यु की प्राप्ति हुई। समय पीरियड अगर आप ध्यान रखना चाहें तो इस जो ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1055 ईस्वी में। ये युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच में, राजा भोज, लक्ष्मीकर्ण और भीम प्रथम के बीच में एक युद्ध हुआ मालवा को जीतने के लिए, जिस मालवा को जीतने के लिए चालुक्य नरेश भीम प्रथम और
लक्ष्मीकर्ण कलचुरी नरेश दोनों की विजय हुई और लड़ते लड़ते राजा भोज को शौर्य की प्राप्ति हुई, मृत्यु की प्राप्ति हुई। एक बात ये मिलती है। दूसरी बात ये मिलती है कि कहा जाता है कि जब ये युद्ध हुआ उस समय राजा भोज बीमार भी थे और बीमारी के कारण वो युद्ध में बहुत अच्छे से लड़ नहीं पाए और बीमारी के कारण से उनकी मृत्यु हुई। ऐसी अलग अलग आपको लोगों में जनश्रुति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी राजा भोज की कहानी और उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, किन किन राजाओं से लड़े हैं, ये सारी कहानी आपको याद रखना है। अब राजा भोज के बाद उसका पुत्र हुआ जिसका नाम था जय सिंह। राजा भोज का जो उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था जय सिंह। ठीक है, अब देखिए राजा भोज की जब मृत्यु हो गई ना तो उसके बाद कुछ विशेष चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, जितने भी उत्तराधिकारी हुए सब ने अपने साम्राज्य में कम ही काम किया, किया ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे चालुक्यों ने या आइट साइड के जितने भी जो राजा थे, चालुक्य हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, इन लोगों ने धीरे धीरे परमार को लूटना शुरू कर दिया, धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो मालवा वाला क्षेत्र था, जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो लक्ष्मीकर्ण मतलब कलचुरी और चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने दोनों ने आपस में बांट लिया। जब एक साम्राज्य का ऑलरेडी बंटवारा हो गया है तो बचा कुचा जो क्षेत्र था इनका, जैसे खंडवा वाला हो गया, होशंगाबाद वाला क्षेत्र हो गया, इस वाले क्षेत्र में खरगोन वाला जो क्षेत्र हो गया, इस वाले क्षेत्र तक ही सीमित रह के रह गए कौन? परमार लोग। उसी वाले क्षेत्र में जय सिंह ने शासन किया जो कि राजा भोज का पुत्र था। अब इसके बाद बहुत सारे आपको राजा देखने को मिलेंगे, जयवर्मन मिलेगा, उसके बाद लक्ष्मण देव मिलेगा, बहुत सारे राजा नाम को देखने को मिलेंगे। उतने सारे राजाओं का आपको नाम ध्यान नहीं रखना है, आगे चल के आपको केवल एक नाम याद रखना है जिसका नाम है अर्जुन, जिसका नाम है अर्जुन। इसी अर्जुन का बेटा होगा एक जिसका नाम है देवपाल। ठीक है, ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ आपको ये 1233 ईस्वी की कहानी है। अर्जुन देव का बेटा हुआ देवपाल, ठीक है, जो कि परमार वंश का शासक हुआ। इसी देवपाल के समय में मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का इनके ऊपर आक्रमण होता है। इल्तुतमिश का इनके ऊपर आक्रमण होगा किसके समय में? देवपाल के समय में। ठीक है, ये जो देवपाल है, देवपाल 1233 ईस्वी की बात है। उस समय मुस्लिम शासक बहुत हावी हो चुके थे हमारे यहाँ। इस इल्तुतमिश ने देवपाल के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उज्जैन को लूटने का काम किया। उज्जैन को लूटा। ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जाएगा। कौन सा? कि निम्न में से किसने परमार वंश के शासनकाल में उज्जैन को लूटा था? कौन है वो? इल्तुतमिश। ठीक है, तो देवपाल के समय में इल्तुतमिश ने परमार वंश या मालवा के साथ आप देखेंगे जो महाकालेश्वर का मंदिर है उसको भी लूटने का काम किया था। किसने? देवपाल के समय में इल्तुतमिश ने। इसी के साथ ही देवपाल ने उज्जैन को लूटने के साथ साथ इसने क्या किया? विदिशा, जो हमारा वर्तमान में जो विदिशा है, इस विदिशा पर इसने क्या किया? अधिकार कर लिया। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुसलमान लोग हावी होने लगे हैं। विदेशी लोगों का जो आक्रमण हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, इन लोगों का हमारे यहाँ अधिकार ज़्यादा होने लगा है। ठीक, तो इसने विदिशा पे अधिकार किया, उज्जैन को लूटा, देवपाल को परास्त किया। देवपाल के बाद आप देखेंगे इसका पुत्र होता है जयतुगी। जयतुगी, एक बार पीएससी ने जयतुगी के समय का क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है आपसे। ठीक है, इस जयतुगी के समय की अगर हम बात करें तो ये जो समय है ये 1250 ईस्वी के समय की मैं आपको बात कर रहा हूँ। इस 1250 ईस्वी में जयतुगी के शासनकाल में बलवन का आक्रमण हुआ था। बलवन कौन था? इल्तुतमिश के ही साम्राज्य का लड़का था बलवन। 1250 में जयतुगी के शासनकाल में बलवन ने परमार वंश या मालवा पे आक्रमण किया था और यही बलवन जिसने आगे चल के जयतुगी को परास्त भी किया था। ठीक है, तो इसको बलवन का सामना करना पड़ा था। किसे? जयतुगी को। अब इसमें तो ऐसे बहुत सारे राजा आपको देखने को मिलेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई विशेष काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है केवल किसको? महलक देव को। महलक देव। महलक देव कौन है? इस परमार वंश का अंतिम शासक है। महलक देव परमार वंश का अंतिम शासक है और महलक देव के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी का मालवा पर क्या होता है? आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी का मालवा पर आक्रमण होता है महलक देव के शासनकाल में। महलक देव परमार वंश का अंतिम शासक है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण नहीं किया था, इसका सेनापति था जिसका नाम था आइन उल मुल्क।
आइन उल मुल्क, ये कौन है? ये है सेनापति। सेनापति किसका सेनापति है? अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या है? सेनापति है। इस अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने महलक देव, जो कि इस वंश का, परमार वंश का अंतिम शासक है, इसके ऊपर आक्रमण किया। सेनापति का नाम था आइन उल मुल्क। इस आइन उल मुल्क ने जब आक्रमण किया तो महलक देव को पराजित कर दिया। महलक देव की यहाँ पे क्या हुई? हार हो गई। और हार होने के बाद इसी आइन उल मुल्क ने पूरे संपूर्ण मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक है, ये कहानी है पूरे परमार वंश की। तो दो सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना है कि किसने परमार वंश को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। ठीक है, अगर शासक पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी, केवल किसने पूछे तो आइन उल मुल्क। ठीक है, अगर अलाउद्दीन खिलजी और आइन उल मुल्क दोनों अगर ऑप्शन में है तो आंसर क्या होगा? आइन उल मुल्क, क्योंकि पराजित किसने किया था? आइन उल मुल्क ने। तो सवाल अगर आपसे ऐसा पूछे कि किसने महलक देव को पराजित करके परमार वंश को या मालवा के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, तो सीधा सीधा आंसर होगा आइन उल मुल्क। और अगर शासक के बारे में पूछे कि किसके शासनकाल में या किस शासक के शासनकाल में मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था, तो वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वो तो सेनापति है, राजा तो यही है ना, परंतु युद्ध उसने लड़ा था। ठीक है, तो दोनों आंसर आपके अलग अलग वे में हो सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी भी और आइन उल मुल्क भी। ठीक है, पर प्रमुख आंसर क्या होना चाहिए इसका? आइन उल मुल्क। अंतिम शासक कौन है? महलक देव है। और ये जो पूरा टाइम पीरियड हम देख रहे हैं, ये 1283 से लेके 305 ईस्वी के बीच के शासनकाल है। 1283 में ही आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने धार पर अपना आक्रमण करके धार पे अपना अधिकार कर लिया था। धार में आक्रमण किया और धार में अधिकार कर लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1283 ईस्वी में। फिर धीरे धीरे करके 1305 ईस्वी तक आखिरकार उसने मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक, ये है मालवा का परमार वंश और मध्य प्रदेश का परमार वंश। पूरी डिटेल में आपने कहानी सुनी है। इस कहानी को अपने शब्दों में शॉर्ट करके आपको लिखना है। ठीक है, और जब ये कहानी आपको पूरी याद हो जाए तो केवल बार बार नोट्स में पूरी कहानी नहीं लिखना है, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि किस समय क्या हुआ है। रफ नोट्स में तो आप पूरी कहानी लिख लें, पर जो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स लिख लें। ठीक है, ये पूरी कहानी है, विथ मैप आप नोट्स में इसको बना लें। ठीक।